बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम सेकंड ईयर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स का चैप्टर नंबर 12 का टॉपिक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एंट्री टेस्ट के हवाले से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वैसे भी इसके अंदर से बहुत ज़बरदस्त किस्म के कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो आप लोगों ने इसको बड़े अच्छे तरीके से ध्यान से गौर से लाजमी सुनना है। ठीक हो गया। देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स का मतलब होता है किसी चीज के फ्लो को बोलते हैं। ठीक है, मतलब किसी चीज का फ्लो, जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का किसी एरिया में से फ्लो हो रहा होगा, हम लोग उसको क्या बोल देंगे? उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल देंगे। तो पहले सादा जुबान में मैं आप लोगों को इसकी डेफिनेशन बता दूं। इसकी डेफिनेशन क्या है जी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग through any surface area या element of an area is called electric flux। बच्चों, किसी भी सरफेस एरिया में से गुजरने वाली नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या बोलते हैं? हम लोग उसका, उस एरिया का, उस सरफेस का क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। तो ये तो बिल्कुल एक जनरल सी डेफिनेशन होगी जो आप लोग हमेशा अपनी किताब के अंदर पढ़ते हैं। देखिए, मैंने आपको भी जैसा कि बताया कि यहां पर आप लोग देखें, इस वक्त आपके पास ये मैंने बच्चों यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड शो की है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। किसी भी रीजन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुई है। अब उस रीजन में बच्चों हम लोगों ने क्या काम किया? उस इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में दो एरियाज ला के रख दिए, एक एरिया ए और एक एरिया बी ला के रखा मैंने। अब आप लोग यहां पे देख सकते हैं कि एरिया ए में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरनी है वो 1 2 3 4 गुजर रही है, जबकि इस एरिया में से सिर्फ 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं। तो दोनों डिफरेंट एरियाज हैं, उनमें से गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिफरेंट है। इसका मतलब इन दोनों एरियाज का इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो पहले तो आप लोगों ने एक बात यहां से देख ली कि अगर एरिया डिफरेंट होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफरेंट होगा। इसी तरह अगर एरिया में से गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिफरेंट होंगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफरेंट होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस वक्त कितनी चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है? यूजुअली हम कह सकते हैं जिस एरिया में से इलेक्ट्रिक फील्ड गुजरनी है उस एरिया पर, और उस एरिया में से गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ये हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे? इट इज, अभी मैं बिल्कुल बुक वाली बातें कर रहा हूं, अभी एंट्री टेस्ट के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें आनी है। रिप्रेजेंटेड बाय फाई। ये ग्रीक लेटर है बच्चों, इसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं और बेस में इसकी ई लगाते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ये शो करेगा। ठीक हो गया। अब यहां पर इसका देसी फार्मूला, जो कि हर बच्चे इसका फार्मूला पढ़ता है जी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, वो फार्मूला क्या होता है जी? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। हम ये पढ़ते हैं। अब यहां पे डॉट क्यों आता है, कैसे आता है, वो भी सारी चीजें आपको भी आगे जाके पता चलेंगी। यानी सादा जुबान में हम इसको यूं भी कह सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। ठीक हो गया जी। तो बच्चों, ये डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर को भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। अच्छा, अब ये इसको जब ओपन करेंगे तो बच्चों आपको पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के इस फॉर्मूले को ओपन करेंगे, बनेगा ई ए कोस ऑफ थीटा। ई यहां पर क्या है बच्चों? याद रखें, ई यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। ई यहां पे क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बच्चों, ये ए क्या है? ए है मैग्नीट्यूड ऑफ द सरफेस एरिया। ये सरफेस एरिया जो होगा उसकी मैग्नीट्यूड होगी। और ये थीटा क्या है? ये थीटा है बच्चों एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। अब बच्चे यहां पे कहते हैं कि सर जी ये क्या चक्कर है? ये थीटा देखिए, आपको पता है ये थीटा जो होगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के दरमियान में एंगल होगा। तो पहले तो आप सरफेस एरिया और एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर करें, इसको नोट कर लें ताकि मैं आगे चलूं। अभी हमारा असल काम शुरू होने लगा है। अभी तो मैंने आपको जनरल इसकी डेफिनेशन और फार्मूला बताया बस। अभी इसको हम लोगों ने बहुत डिटेल में अच्छे तरीके से देखना है। अभी तो ये किस्म का शुरू हुआ है, तो आप इसको जरा अच्छे तरीके से देखें, फिर हम इसके कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं।
कि एरिया वेक्टर और सरफेस एरिया में क्या फर्क है, फिर आगे देखते हैं। लो जी देखें मेरी बात सुने, लेट मी से यार मैं आप लोगों को कहता हूं जी मेरे पास ये ना एक कोई भी मैं कहता हूं ये सरफेस एरिया है। अच्छा अब हो क्या रहा बच्चों, ये सरफेस एरिया ऐसे पड़ा हुआ है इस वक्त, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज करें इधर से आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की एक प्लेट पॉजिटिव प्लेट इधर है, नेगेटिव प्लेट इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इस डायरेक्शन में आ रही है, ठीक हो गया। अच्छा अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने आप लोगों को बता दी है। अब आप लोग देखें इलेक्ट्रिक फील्ड की मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है इस वक्त, ये पूरा वाइड सरफेस एरिया जो आपको नजर आ रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूं आ रही है, तो बच्चों ये इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है। और क्या इसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं? यस, इसका मतलब इस एरिया में से मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो इस एरिया में से गुजर रही है उसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। मगर जब हम फार्मूले में देखते हैं तो हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। ओ यार ये एरिया वेक्टर असल में चीज क्या है, देखें जरा, कोई भी सरफेस एरिया, ये एक सरफेस एरिया है इस वक्त, एक ऐसा वेक्टर, ये देखें लेट्स सपोज मैं बच्चों आप लोगों को कहता हूं कि ये देखें ये मेरे पास इसको मैं वेक्टर कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है। अब जरा गौर से देखें, ये सरफेस एरिया ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है। ऐसा वेक्टर, ये देखें मैं इसको ये ऐसे करता हूं, ऐसा वेक्टर जो किसी भी सरफेस एरिया के क्या पड़ा होगा, परपेंडिकुलर पड़ा होगा, हम उसको बोलते हैं नॉर्मल वेक्टर। ऐसा वेक्टर जो किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर हो, यूजुअली दैट वेक्टर इज नोन एज नॉर्मल वेक्टर। तो एक्चुअली दिस इज अ नॉर्मल वेक्टर ऑफ दिस सरफेस। मगर जब हम एरिया की बात करें तो देखें इस पूरी व्हाइट वाली सरफेस का एक एरिया है, लेट वी से यार वो एरिया 10 मीटर स्क्वायर, लेट वी से। तो बच्चों ऐसा वेक्टर जो इसकी सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर हो, और इस वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है, जो इसकी लेंथ है, वो भी किसके बराबर हो, इस सरफेस एरिया की मैग्नीट्यूड के बराबर हो। अगर ये 10 मीटर स्क्वायर का था तो आप इसके परपेंडिकुलर जो वेक्टर बना रहे हैं उसकी लेंथ भी कितनी रखें, 10 रखें। इसका मतलब ये ऐसा वेक्टर जो किसी भी सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर होगा, जो किसी भी सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर होगा, और उसकी मैग्नीट्यूड सरफेस एरिया की मैग्नीट्यूड के बराबर होगी, तो हम बच्चों ऐसे वेक्टर को बोलते हैं एरिया वेक्टर। तो ये जो आपको एक किल नजर आ रहा है ना, बेसिकली एक्चुअली इट इज अ एरिया वेक्टर ऑफ दिस सरफेस एरिया। अच्छा अगर ये सरफेस एरिया छोटा होगा, ठीक है, सपोज करें सरफेस एरिया छोटा होगा तो भाई इसके एरिया वेक्टर की लेंथ भी छोटी होगी। सरफेस एरिया बड़ा होगा, इसका एरिया वेक्टर भी बड़ा। यानी एरिया वेक्टर इज अ वेक्टर which is perpendicular to the surface area and whose magnitude is equal to magnitude of the surface area। एरिया वेक्टर ऐसा वेक्टर होगा जो सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर होगा और इसकी मैग्नीट्यूड सरफेस एरिया की मैग्नीट्यूड के बराबर होगी, बस। तो बच्चों मैं पहले इसकी एरिया वेक्टर की डेफिनेशन आप लोगों की निगाहों के सामने लिख देता हूं। एरिया वेक्टर, इसको भी आप लोग नोट कर लें, फिर अभी इसके असल केसेस आगे शुरू होने हैं। एरिया वेक्टर क्या है जी, अ वेक्टर whose magnitude, a vector whose magnitude is equal to magnitude of the surface area, जिसकी बच्चों मैग्नीट्यूड सरफेस एरिया की मैग्नीट्यूड के बराबर होगी, and whose direction is outward drawn normal to that surface। बच्चों ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड सरफेस एरिया की मैग्नीट्यूड के बराबर होगी और उसकी डायरेक्शन उस सरफेस के नॉर्मल जो कि बाहर को ड्रॉ किया होगा बच्चों, वो उसकी डायरेक्शन होगी। सो दैट वेक्टर इज नोन एज एरिया वेक्टर। तो यहां से हमें कुछ चीजें क्लियर हुई कि जब सरफेस यानी एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस एरिया, बात खत्म जी। बच्चों इसको आप लोग नोट कर लें, शाबाश। फिर हम लोग थोड़ा सा आगे चलेंगे, हम इसके केसेस की तरफ भी चलेंगे, मगर उससे पहले देखें, अगर बोर्ड के पेपर में ये लॉन्ग आता है, सबसे पहले आप लिखें इसकी डेफिनेशन, फिर लिखेंगे आप लोग इसका फार्मूला। फार्मूले में आपने ये चीजें बता देनी है, ये भी सारा कुछ डिस्कस होना है बड़ी डिटेल में। फिर आप हेडिंग बना दें एरिया वेक्टर की, ठीक हो गया। उसके बाद बच्चों आप लोग हेडिंग बनाएं एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसका एसआई यूनिट क्या होता है, ठीक है, इसके एसआई बेस यूनिट क्या होते हैं, इसकी डायमेंशंस क्या होती हैं। देखें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जनरल फार्मूला है ई ए कोस ऑफ थीटा। यार इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होती है आपको पता है, हम यूजुअली ये भी लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड होती है फोर्स ओवर क्यू, ठीक है। अच्छा एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर,
और कोस थीटा, अच्छा एरिया भी बल्कि ऐसे ही रहने देनी, मैंने यूनिट भी लिखे, एरिया और साथ में आ गया बच्चों कोस ऑफ थीटा। अब आप लोग देखो यार, फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, चार्ज का क्या होता है कूलम, एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर, कोस थीटा कोई यूनिट नहीं है 1। तो बच्चों आपके पास ओवरऑल आंसर आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इज एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जल्दी जल्दी इसको नोट कर लें, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। जल्दी जल्दी शाबाश, बिल्कुल बच्चों वाला तरीका बताया। फिर आप लोगों को पता है इस न्यूटन को जब ओपन करेंगे तो न्यूटन को ओपन करेंगे तो किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकंड मीटर स्क्वायर पर कूलम अपनी जगह पर रहेंगे, तो ये बन गया किलोग्राम मीटर क्यूब पर स्क्वायर सेकंड पर कूलम। तो ये आप लोगों के पास बच्चों एक बड़ी काम की बात आ गई। क्या मैं आप लोगों से अगर पूछूं ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, आप कहेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम भी है, ठीक है, और किलोग्राम मीटर क्यूब पर स्क्वायर सेकंड पर कूलम भी है। मगर ये ऐसा ही यूनिट इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट है क्या? नहीं, ये बेस यूनिट के इन टर्म्स में नहीं है, क्योंकि कूलम इज नॉट अ बेस यूनिट, कूलम इज अ डिराइव्ड यूनिट। इसका मतलब है आप इसको अभी कूलम को मजीद सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? कूलम होता है एम्पेयर सेकंड, तो पर कूलम क्या होगा? पर एम्पेयर पर सेकंड। तो मैं पर एम्पेयर पर सेकंड जब इसकी जगह पर लिखूंगा तो ये ओवरऑल बन जाएगा किलोग्राम मीटर क्यूब पर क्यूबिक सेकंड पर एम्पेयर। तो ये लो बच्चों, ये आपके पास इसका एसआई यूनिट इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स भी आ गया है। इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स आप लोगों के पास बच्चों ये आया है। उसके बाद अब आप लोग नेक्स्ट चीज देखें, इसकी डायमेंशंस भी आप लोग लिख सकते हैं। किलोग्राम की जगह पर क्या आएगा? m, मीटर की जगह पर l पावर 3 है, सेकंड की जगह पर t पावर -3 है, और a की जगह पर आप लोग पर एम्पेयर ही लिख दें। सो दैट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दीज आर द डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कूलम के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, एम्पेयर के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो बच्चों जल्दी जल्दी अब इसको नोट कर लें। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के एसआई यूनिट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन, एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट, और ये जनरल बातें हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की भी तक की हैं। अब हम लोग अपनी बच्चों बात को बढ़ाएंगे आगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कुछ केसेस, बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है ये केसेस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यार ये देखो जरा, इसका सबसे पहले लिखें केस नंबर 1। मैं आपको कहता हूं यार ये ना इलेक्ट्रिक फील्ड है इस रीजन में, ऐसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड गुजर रही है, ठीक हो गया, ऐसे इस डायरेक्शन में एक सरफेस एरिया कुछ यूं पड़ा हुआ है, यूं ऐसे, ये बच्चों एक सरफेस एरिया इस वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे पड़ा हुआ है। ये मैं सरफेस एरिया शो कर दिया ऐसे। चलें, मुझे ये बताओ यार, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आप लोग देख रहे हैं इस तरफ है, इस सरफेस का एरिया वेक्टर किधर को होगा? जरा गौर से देखें। अब आप लोग अगर थोड़ा सा गौर करें ना, ये बिल्कुल सरफेस, पहले देखें क्या ये सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड में यूं पड़ी हुई है? यस बिल्कुल। अच्छा अब आप लोग अगली चीज देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर को है? इधर को है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इस तरफ आ रही है। ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड शो कर दी। मेरी बात सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसी, अगर मैं यहीं पे आपको कहूं कि ये जो ब्लैक वाला आपको इस वक्त कील नजर आ रहा है, मुझे बताएं क्या ये सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है? इसका मतलब इसका एरिया वेक्टर भी बाहर को है। तो ये देखें जरा होगा क्या, इस वक्त इस सरफेस का एरिया वेक्टर किधर है बच्चों? वो इधर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसके अंदर से ऐसे ही गुजर रही है। यानी हुआ यहां पे कुछ यूं कि अब मैं कुछ पॉइंट जो लिखने लगा हूं। सबसे पहला सरफेस एरिया, कौन सा? सरफेस एरिया इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड। बच्चों सरफेस एरिया तो फील्ड के परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है, इसका मतलब यह हुआ एंगल बिटवीन सरफेस एरिया सरफेस एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 90 डिग्री। देखें सरफेस ऐसे पड़ी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान में एंगल आप लोग देख सकते हैं कितना बन रहा है बच्चों? 90 डिग्री का बन रहा है। अच्छा फिर उसके बाद बट आप लोग देखें एरिया वेक्टर का क्या चक्कर है? एरिया वेक्टर इज पैरेलल टू फील्ड। आप लोग देख सकते हैं कि
कि एरिया वेक्टर इसका तो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है। अच्छा, तो फिर मैं यूं कहूंगा एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज 0 डिग्री। अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज यहां पर यह बनती है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर हम 0 डिग्री पुट करें या 90 डिग्री पुट करें। तो बच्चों आज इस कंफ्यूजन को खत्म कर दें। देखें, आपको पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फार्मूले में जो थीटा होता है ये एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर होता है। ये सरफेस एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड का तो एंगल ही नहीं है। तो बच्चों चलो मुझे बताओ नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला होगा EA cos ऑफ थीटा, और यहां पर EA cos के आगे आ जाएगा एंगल 0 डिग्री या 90 डिग्री। हमें कौन सा एंगल चाहिए? हमें ये वाला एंगल नहीं चाहिए, हमें ये वाला एंगल चाहिए। हम ये वाला एंगल इधर पुट करेंगे और cos 0 डिग्री 1 होता है। तो बच्चों आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया मैक्सिमम, इसको बोलते हैं पॉजिटिव मैक्सिमम। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज मैक्सिमम कब? सरफेस एरिया इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन एंगल बिटवीन सरफेस एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 90 डिग्री, व्हेन एरिया वेक्टर इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हेन एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज 0 डिग्री। तो बच्चों ये एक बहुत जबरदस्त किस्म का कॉन्सेप्ट है। बच्चों को पता नहीं चलता सर कब पैरेलल कब परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ना है। तो इसको नोट करें, शाबाश, जल्दी जल्दी, ताकि मैं आगे चल सकूं। जल्दी जल्दी इसको नोट कर लें, 1 मिनट है आप लोगों के पास, बल्कि कम टाइम उससे भी। ओके बच्चों, अब हम लोग इसके बाकी केसेस की तरफ मूव करते हैं। देखें जरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाकी केसेस। लो बच्चों, अगर कुछ यूं हो कि यहां पे बच्चों ऐसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, यूं करके इलेक्ट्रिक फील्ड आया, और इस वक्त सरफेस एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ ऐसे पड़ा हुआ है, ऐसे ये अब सरफेस एरिया बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे पड़ा हुआ है। ये ले, ठीक हो गया, ये लो जी। तो एक जनरल सी बात, उधर क्या था जरा गौर से देखें। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर थी, ये एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल था जब सरफेस परपेंडिकुलर पड़ी थी। अच्छा, मैं इसी सरफेस को घुमा के ऐसे रख देता हूं बच्चों, ये सरफेस इस वक्त ऐसे पड़ी है, तो 1 मिनट इसको ऐसे कर लें। ये अब मुझे ये बताओ यार, ये सरफेस बच्चों इस वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या पड़ी? पैरेलल। ऐसे जब पड़ी थी वो परपेंडिकुलर था, वो वाला केस। अब ऐसे पड़ी तो पैरेलल, मगर एरिया वेक्टर इस वक्त किधर को है? ऊपर को। यानी मैं ये कह सकता हूं कि जब सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है तो बच्चों उस वक्त एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो गया है। अब देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया भी एक दूसरे के क्या हो गए हैं? सरफेस एरिया इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड बट एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब ये होगा, मैं अब यहां पर पॉइंट्स का लिखूंगा। सबसे पहले मैं लिखूंगा सरफेस एरिया इज पैरेलल टू, मैं फील्ड लिख रहा हूं, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। अच्छा, फिर सरफेस, इसका मतलब एंगल बिटवीन सरफेस एरिया एंड फील्ड इज 0 डिग्री। एंगल बिटवीन सरफेस एरिया एंड फील्ड कितना है? 0 डिग्री। अच्छा, फिर बच्चों एरिया वेक्टर इज इस वक्त क्या है? एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा जी, तो इसका मतलब यह हुआ एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 90 डिग्री। बच्चों अब एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया 90 डिग्री। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का देसी फार्मूला लिखें।
वो है ई ए कोस ऑफ थीटा। ये ई, ये ए, और थीटा कितना है 90 डिग्री। और यार कोस 90 तो जीरो होता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया जीरो, एंड दिस जीरो इज नाउन एज मिनिमम। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज मिनिमम व्हेन सरफेस एरिया इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। और वैसे भी देखें, जब सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होगी तो कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरेंगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम होगा। जबकि इधर परपेंडिकुलर थी, मैक्सिमम था, और देखिए फ्लक्स भी मैक्सिमम ही आया था। तो लो बच्चों, ये आप लोगों के पास केस नंबर इसका 2 भी हो गया। अच्छा, इसके बाद है बच्चों एक आखिरी केस, केस नंबर 3। इसको नोट करें, फिर मैं इसको इरेज करने लगा। अब बच्चों केस नंबर 3 कैसा है? केस नंबर 3 देखो। केस नंबर 3 में बच्चों ये देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड यूं है, यूं एज ये लो, जबकि सरफेस एरिया इस वक्त कुछ यूं पड़ा हुआ है, ऐसे। ये सरफेस एरिया बच्चों इस वक्त यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में यूं पड़ा है, यानी ये देखें, पहले ऐसे था, इधर देखा था जब हमने, फिर वो ऐसे हुआ, अब ऐसे है, मतलब किसी पर्टिकुलर एंगल पर। तो अब देखिए पर्टिकुलर एंगल पर, मगर एरिया वेक्टर तो अभी भी इसके परपेंडिकुलर ही होना है, यानी एरिया वेक्टर ने आप लोग देखें अभी भी इधर बाहर को होना है। जबकि अब इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरफ है, तो अगर मैं सादा जुबान में इसको यहां से बाहर निकालूं तो मैं ये कह सकता हूं, देखें एरिया वेक्टर अगर यूं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, और इनके दरमियान में एक पर्टिकुलर एंगल थीटा बन गया है। ठीक हो गया। अच्छा, अब देखें इस एरिया वेक्टर के क्या करेंगे हम लोग, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बना लेंगे। तो देखें जब इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाएंगे बच्चों, तो क्या होगा, थीटा के सामने वाला ए साइन थीटा, और ये वाला बचेगा ए कोस ऑफ थीटा। तो मुझे बताएं इस वक्त एरिया का कौन सा कंपोनेंट ऐसा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है, तो वो ए कोस थीटा है। तो लिहाजा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला बनेगा ई इंटू कंपोनेंट ऑफ एरिया वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आपके पास फार्मूला बन गया ई ए कोस ऑफ थीटा, जिसको मैं ई डॉट ए भी लिख सकता हूं। तो ये आप लोगों के पास बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला बन गया। अब यहां पे एक चीज पे आप लोग गौर करें कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम कब था, मिनिमम कब था, और अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी पर्टिकुलर एंगल पर क्या होगा। अब यहां पर बच्चों कुछ एमसीक्यूज बड़े कमाल किस्म के, टॉपिक एंड है बट एमसीक्यूज इसके बहुत कमाल के हैं, जिनको आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से सुनना पड़ेगा। सबसे पहले नंबर पे अक्सर औकात पेपर में एमसीक्यूज जो इसके आते हैं, मैं आराम सुकून से लेक्चर दे रहा हूं, इसको नोट करें आप, इसमें ना घबराने की जरूरत है ना कोई टेंशन की जरूरत है। सबसे पहले देखें एमसीक्यूज, एंट्री टेस्ट के भी इसके अंदर होंगे और नॉर्मल एमसीक्यूज भी होंगे। सबसे पहला एमसीक्यू ये है कि बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है आपने। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं कहता हूं जी 4I प्लस 3J, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट आपको पता न्यूटन पर कूलम होता है। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे दी 4I प्लस 3J, और मैं आपको कहता हूं जी एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर है 2K मीटर स्क्वायर। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स? जी बच्चों, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, अब इस चीज को आप लोगों ने बताना है मुझे आंसर में। तो देखें इधर, अब होगा क्या, एक जो बच्चे टेक्निकल होते हैं कुछ, एक तो ये तरीका होता है इसको सोल्व करने का, माशाल्लाह। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए। अच्छा, ई कितना है जी, ई है 4I प्लस 3J डॉट एरिया वेक्टर कितना है 2K। अच्छा, अब I वाले को K वाले से करवाएंगे, I डॉट K 0, J डॉट K भी 0, तो बच्चों आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया 0, सो योर आंसर इज 0। अब एक तरीका ये है, ठीक है, ये आप लोगों से अक्सर एमसीक्यू पूछा जा सकता है। जबकि एक दूसरा तरीका भी है, वो क्या, दूसरा तरीका इसका क्या है, देखें आपको पता है यार कि एरिया वेक्टर 2K है जो कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं, एंगल 90 cos 90 0, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज 0, आप डायरेक्ट ऑप्शंस को देख के आंसर लगा सकते हैं एमसीक्यूज के अंदर। आपको जरूरत नहीं है इसको पूरा कैलकुलेट करने की। एक इस टाइप का एमसीक्यू है,
फिर सेकंड टाइप का एमसीक्यू इसमें से कैसे आ सकता है, देखें वो आपसे कहेगा यार इलेक्ट्रिक फ्लक्स से मालूम करें आप लोग, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी कितनी है 3I प्लस 4J, मगर एरिया है 2 मीटर स्क्वायर, ठीक है जी, इन देखिए 2 मीटर स्क्वायर इन YZ प्लेन, ये एरिया पड़ा हुआ है बच्चों, एरिया है 2 मीटर स्क्वायर का एक, वो YZ प्लेन में पड़ा हुआ है और उसको इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोगों ने अप्लाई कर दी, बताइए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। अब देखें, अब यहां पर बच्चे क्या काम करते हैं, ये अंग्रेजी में लिखा होता है, ओ यार ये सरफेस एरिया दिया, एरिया वेक्टर नहीं दिया। आपको पता है मैं इस सरफेस एरिया को एरिया वेक्टर बना सकता हूं, कैसे, मुझे पता है यार एरिया वेक्टर के लिए आपको पता डायरेक्शन की जरूरत होगी, तो 2 मीटर स्क्वायर, अब इसके साथ डायरेक्शन क्या आएगी, YZ प्लेन के परपेंडिकुलर कौन होता है, एक्स एक्सिस, तो बच्चों एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर आ जाएगा I, तो एरिया वेक्टर बन गया 2I मीटर स्क्वायर, या 2 मीटर स्क्वायर इंटू I आ गया आपके पास, तो ये आप लोगों के पास एरिया वेक्टर आ गया। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स फौरन निकाल लें, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला होगा E डॉट A, तो ये 3I प्लस 4J डॉट, अब ये है बच्चों 2I, ठीक है, यूनिट मैंने नहीं लिखी, यूनिट में लिख दी है। अब I वाले को I वाले से मल्टीप्लाई करवाएं, 6 आ जाएगा, J वाला I से मल्टीप्लाई होगा 0 देगा, 3 into 2 6 I डॉट I 1, और ये मल्टीप्लाई करवाएंगे 0, तो आपका आंसर आ गया 6 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो बच्चों ये है आपका फाइनल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस एमसीक्यू का भी, जल्दी जल्दी इसको नोट कर लें, शाबाश, ताकि हमें पता चले कि ये भी हमारा एमसीक्यू हो गया। इसके बाद एक और बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों जो हम लोग डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टाइप का एमसीक्यू इसमें से कैसा बन सकता है, ये देखते हैं जरा। टॉपिक को आप लोग जब भी पढ़ें हमेशा उसके अंदर जो फार्मूला है उस फार्मूले से जितने पॉसिबल केसेस बनते हैं, जब आप लोग अपनी रेगुलर एफएससी में पढ़ रहे होते हैं तो इनको लाजमी पढ़ा करें, इससे आपके एंट्री टेस्ट के लिए बहुत आपको फायदा होगा। अपनी कैलकुलेशंस को जुबानी करने की कोशिश किया करें, कैलकुलेटर्स को कम इस्तेमाल किया करें, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लंबी कैलकुलेशन भी आपकी विद इन सेकंड्स हो जाती है अगर आपके पास टेक्निक्स हो। इफ यू हैव द टेक्निक्स टू सॉल्व द एमसीक्यूज यू कैन सॉल्व लार्ज एमसीक्यूज, ठीक है जी, इन वेरी स्मॉल टाइम, ठीक है, मतलब आप एमसीक्यूज को अपने कम टाइम के अंदर बहुत अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। मैं शुगर लगा रहा था, ठीक है, मगर जो बात बताइए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बताइए, ठीक है। अभी आप देखेंगे भी लेक्चर्स के अंदर कि हम बड़े बड़े एमसीक्यूज को कैसे सॉल्व किया करेंगे, ठीक है। अब देखें बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स में तीसरा टाइप का जो एमसीक्यू आता है वो कैसे आता है। देखिए अगर मैं आपसे कहता हूं यार ये ना इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे इस डायरेक्शन में, ठीक है, मैंने क्या काम किया, मेरे पास यहां पे है एक कॉइल या एक सपोज कर ले कोई भी सरफेस एरिया, और ये अपने एक्सिस के गिर्द बच्चों ऐसे रोटेट कर सकता है, यूं रोटेट कर सकता है। इस वक्त शुरू में इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में था, ऐसे बाहर को, इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर को थी। अब क्वेश्चन है जी कॉइल इज रोटेटेड बाय 180 डिग्री। आपने इस कॉइल को बच्चों 180 डिग्री से रोटेट करवा दिया, चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू व्हाट, कहते हैं बताएं चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। नीचे ऑप्शन लिखी होगी 2EA माइनस 2EA, ये ऑप्शन लिख देते हैं 2EA माइनस 2EA EA0। तो अब देखें, अब डिफरेंट बच्चों ने डिफरेंट आंसर्स देने हैं, ठीक है, ये ऑनलाइन क्लास तो नहीं है कि मैं आप लोगों को कहूं चलो भी एमसीक्यूज के आंसर बताओ, मैं आपको बताता हूं डायरेक्ट इसको फौरन जल्दी में। देखें इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। सबसे पहले आप लोग देखें शुरू में इनिशियल, आपको पता है चेंज इन फ्लक्स होता है फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स। अच्छा अब फाइनल फ्लक्स कितना होगा, देखें फाइनल में ये होगा जब आप इसको रोटेट करवा देंगे तो इसका एरिया वेक्टर भी रोटेट करके इधर आ गया होगा। जब आप इसको 180 पे रोटेट करवा देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर एरिया वेक्टर इधर, दोनों एंटी पैरेलल हो जाएंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एंटी पैरेलल होंगे तो EA cos 180 डिग्री बन जाएगा, फिर माइनस, और इनिशियली एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फ्लक्स पैरेलल थे तो EA cos ऑफ 0 डिग्री आया। अब ये cos 180 माइनस 1 होता है तो ये मिलके हो गया माइनस EA, फिर माइनस, और cos 0 कितना होता है 1 होता है तो ये EA, तो ये जब आपस में मिल जाएंगे तो आपके पास बच्चों चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा -2EA। इसी तरह मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर भी आप लोगों से ये एमसीक्यू पूछा जा सकता है। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स के जितने भी केसेस हैं मैग्नेटिक फ्लक्स में भी सेम ऐसे ही है। तो जो बच्चा इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अच्छे तरीके से समझ लेता है उसके लिए मैग्नेटिक फ्लक्स को समझना कोई मुश्किल चीज नहीं होती। तो अब आए बच्चों इधर हम चौथे एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। इसके 4 टाइप का कैसे एमसीक्यू हो सकता है, इसमें डिफरेंट किस्म के एमसीक्यूज है। देखें
यार इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक जनरल फार्मूला आपने पढ़ा, ई ए कोज ऑफ थीटा। आपको पता है ये जो ई ए होता है ना, इस ई ए को मैं मैक्सिमम फ्लक्स भी बोल सकता हूं, मैं यूं भी लिख सकता हूं फाई ई इज इक्वल टू मैक्सिमम फ्लक्स कोज ऑफ थीटा। ई आएगा मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कोज ऑफ थीटा। यहां पर अब आप एक काम करें, इधर क्या काम करना है, थीटा को पुट करना है आपने 30 डिग्री, थीटा को पुट करना है आपने 45 डिग्री, थीटा को आपने पुट करना है 60 डिग्री। अब देखिएगा जरा यहां पे होता क्या है, जब आप थीटा को 30 डिग्री पुट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर आ जाएगा मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कोज ऑफ 30 डिग्री। यार कोज ऑफ 30 कितना होता है, √3/2, तो √3/2 ऑफ मैक्सिमम फ्लक्स आ गया आपके पास, और √3/2 0.866 भी होता है। ये जुबानी याद रखें, मेडिकल वाले बच्चे जुबानी याद रखें। और आपको पता है 0.866 इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा, इसको जब परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे 86.6% ऑफ मैक्सिमम फ्लक्स बनेगा। ठीक हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद अगर मैं यहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालता हूं, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कोज ऑफ 45 डिग्री, आपका आंसर आएगा मैक्सिमम फ्लक्स डिवाइडेड बाय √2, 1/√2 ऑफ मैक्सिमम फ्लक्स आ गया। अच्छा, और ये बराबर आएगा 0.707 मैक्सिमम फ्लक्स आ गया आप लोगों के पास। और आपको पता है कि इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसी को हम लोग बोल सकते हैं 70.7% ऑफ मैक्सिमम फ्लक्स। फिर सिमिलरली बच्चों यहां पे जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कोस 60 डिग्री, ये होगा 1/2, यानी हाफ ऑफ मैक्सिमम फ्लक्स किस एंगल पर है, तो 0.5 मैक्सिमम फ्लक्स आया आपके पास। और यहां पर भी आप देखें ये बन गया 50% ऑफ मैक्सिमम फ्लक्स। अब बेतहाशा एमसीक्यू है यार इसके अंदर, सही देखो, यह 50% ऑफ मैक्सिमम फ्लक्स आपके पास आ गया। ठीक है, तो अब देखें, मैं अगर आपसे कहता हूं, सुनिएगा जरा गौर से, कि यार बताओ किस एंगल पर, यानी जब एंगल की बात करते हैं यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के दरमियान किस एंगल पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स 87% ऑफ मैक्सिमम फ्लक्स आएगा 30 पर, किस एंगल पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स 70 तकरीबन परसेंट ऑफ मैक्सिमम फ्लक्स आएगा 45 पर, 50% 60 डिग्री पर। मगर ये एंगल्स कौन से हैं, वो एंगल है जो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान में एंगल है। अब देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, मैं कहता हूं एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बस, इसके बाद हम अपने लेक्चर को वाइंड अप कर देंगे। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट थी, मेरा ख्याल आपको समझ लग गई होगी, इसमें कोई मुश्किल चीज भी अब नहीं है। ठीक है, अब लार्ज नंबर ऑफ एमसीक्यू इसमें से बनते हैं। देखिए अगर मैं आपको कहता हूं यार इलेक्ट्रिक फील्ड है जी 2 न्यूटन पर कूलम, सरफेस एरिया है 10 मीटर स्क्वायर। अच्छा, और उसके बाद एंगल बिटवीन, सवाल भी मैं देता हूं, एंगल बिटवीन एरिया, सरफेस एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 30 डिग्री, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये लें, अब देखें आप लोग और से देखें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला होता है ई ए कोज ऑफ थीटा। ठीक है, ई कितना है 2, एरिया कितना है 10, कोज थीटा क्या पुट करूं। अब बच्चे धोखा खा जाते हैं, वो कहते हैं एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल दिया 30 ना, ये तो सरफेस एरिया मैंने बोला। वो भाई हमें तो एरिया वेक्टर का एंगल चाहिए। अगर सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड में 30 डिग्री पे होगी तो एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो एरिया वेक्टर और सरफेस के दरमियान में एंगल कितना होगा, 90 में से इस 30 को माइनस कर देंगे, और आंसर विल बी 60 डिग्री। आप लोग यहां पे 60 डिग्री पुट करेंगे। अब cos 60 1/2 होता है, 2 से, यानी cos 60 2 से कट देगा, आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो बचेगा वो 10 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम बचेगा। सो बच्चों दैट वाज आवर टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक। ठीक है जी, ये फेडरल बोर्ड के बच्चे भी अगर कोई मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, ठीक है, वो भी इस लेक्चर को समझेंगे तो इंशाल्लाह उनको भी इस किताब से, अपनी किताब से सारा क्लियर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बच्चों आप लोगों को ये लेक्चर से देखकर समझ आया होगा। अपने दोस्तों के साथ लाजमी इस चैनल को भी शेयर करें, वीडियो को भी शेयर करें ताकि उनका फायदा हो। ठीक हो गया, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक इसको लाजमी कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।